दोस्तों जय हिंद। प्रीवियस ईयर का जो चल रहा है एसएससी जीडी का, ठीक है, वो है 2023 का 23 जनवरी, है ना। और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कोई खेल पूछ लिया, है ना, खेल। जैसे वर्तमान इससे पहले पूछा था खेल कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, है ना। टेबल टेनिस में रैकेट की लंबाई कितनी होती है, ऐसे पूछा था, रैकेट की लंबाई कितनी होती है ना। तो ऐसे प्रश्न को भी हम कर रहे हैं। और योजना आयोग हो, मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, या इस तरह के कोई भी सा प्रश्न हो, ठीक है, झील से हो, नदी से हो, ऐसे प्रश्न कुछ भी हो, नृत्य से हो, फिर शास्त्रीय नृत्य से हो, तो ऐसे प्रश्न को करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बीच बीच में हम बात करते रहेंगे, फिलहाल इस प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे नाट्य शास्त्र का लेखक माना जाता है, ठीक है। नाट्य शास्त्र का लेखक जो है ना, वो क्या है एक्चुअली, ये एक संस्कृत काव्य है, संस्कृत में लिखा पुस्तक है। इससे पहले अगर किसी को याद होगा तो एक दो दिन पहले पूछा था शिल्पाधिकारम, शिल्पा दिकारम, है ना। इनको कौन लिखा है इस पुस्तक को, तो इंगोला, है ना, इंगोला। ये कौन थे, तो जैन संत हैं, इंगोला आदिगल, ठीक। नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो है भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि। और ऐसा माना जाता है कि भरत मुनि जो है वही शास्त्रीय नृत्य के जनक हैं भारत में, ठीक, याद रखिएगा। ये संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है जिसमें कितने अध्याय हैं, तो 36, ठीक है, और 6000 काव्य हैं, छंद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े। निम्न में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा का सदस्य बना। देखो ये उपचुनाव हुआ होगा, है ना, ऐसे नहीं पूछता नहीं तो, ठीक है। तो देखो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ये दोनों तो बाहर हो गए, है ना। ये तो पहले मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो विधानसभा से कोई इस तरह का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है कि उपचुनाव में जीते, है ना। मोदी तो हो ही नहीं सकते, नीतीश कुमार का हो सकता था थोड़ा सा, लेकिन चूंकि ये भी नहीं है, ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो लालमुनि चौबे की बात करें तो ये लोकसभा मेंबर हैं, ठीक है, बिहार से हैं, बक्सर से। गोपालगंज से कौन है, तो कुसुम देवी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अभी बिहार का नाम आ गया है, तो बिहार जनगणना के आधार पे सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है ये, ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, याद रखना, ठीक है। केरल सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। और यहाँ के जो गवर्नर है नीतीश कुमार, तो सीएम है, सभी को पता होगा, है ना। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, अर्लेकर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के संचालन से संबंधित है, ठीक है। शुरुआत करते हैं 132। ओह, अनुच्छेद 132 में क्या है, तो ये न्यायालय से संबंधित है, ठीक है, अपीलीय न्यायालय से संबंधित है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, ठीक। 178 जो है ना वो कहता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहता है, ठीक है। और अनुच्छेद 144 भी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 166 जो है ना एक्चुअली ये कहता है अनुच्छेद राज्य के कार्य संचालन से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 166, ठीक। वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली में बनाई है, अच्छा किस में अपनी पहचान बनाई है, किस नृत्य शैली में। तो अभी 2-3 दिन पहले एक प्रीवियस ईयर में पूछा था, क्या पूछा था कि अटलांटा, है ना, अटलांटा में 1994 में वहाँ के जो मेयर हैं वो एक दिवस मनाए थे, वो क्या था, कुचिपुड़ी दिवस, ठीक है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य दिवस। तो वो किसके सम्मान में मनाए थे,
तो वेम्पति चिन्ना सत्यम के सम्मान में ये मनाया गया था ये दिवस। ठीक है, अटलांटा कहाँ पे है? तो अमेरिका, जॉर्जिया की राजधानी है ये। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत पुरानी बात है, 1994 का प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है, वेम्पति चिन्ना सत्यम को। ये जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कुचिपुड़ी से और व्यक्ति अगर बात करें तो राजा रेड्डी, है ना, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी। ठीक है, याद रखना। ठीक, मोहिनी अट्टम की बात करें, है ना, मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम से संबंधित व्यक्ति हैं जयप्रभा मेनन। जयप्रभा, ठीक है, जयप्रभा मेनन। ठीक, एक और व्यक्ति हैं श्रीमंत शंकर देव। शंकर देव, ठीक, याद रखना। रचनात्मक नृत्य में नहीं, कुचिपुड़ी बता दिया। सतरिया नृत्य की बात करें तो ये है शंकर देव। ठीक है, ये इसके प्रमुख प्रतिपादक भी हैं, जो इनको पहचान दिलाए। किसको? तो सतरिया नृत्य को। इसके अलावा भारती, सॉरी माफ करना, ये जो शंकर देव है ना, यहाँ पे नहीं होगा, ये इसका है ना, शंकर देव इसका है। ठीक है, याद रखना। जयप्रभा मेनन, याद रखना मोहिनीअट्टम का। शंकर देव और जतिन गोस्वामी, बोरबयान, ये सब जो नाम है अगर आएगा तो याद रखना जतिन गोस्वामी। ठीक है, जतिन गोस्वामी। ठीक है, शंकरदेव इसका नहीं होगा। अगर जयप्रभा मेनन बात करें तो मोहिनीअट्टम, शंकरदेव किसका है? तो सतरिया के हैं। और जतिन गोस्वामी, है ना, जतिन गोस्वामी किसके हैं? तो ये भी सतरिया के हैं। कुचिपुड़ी का बताया आपको, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, बहुत सारे हैं, कौशल्या रेड्डी है, बहुत हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है ना। लिखित सबसे लंबा का मतलब क्या होता है पता है? जो भी संशोधन या जो भी विचार विमर्श किया गया है ना, वो सब लिखित रूप में अवेलेबल होना, यही लिखित संविधान है। बाकी लिखा हुआ संविधान तो सभी के पास होता है ना। तो याद रखना, ये पहला जो लिखित संविधान है वो किसके पास है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। एक चीज याद रखना, जो संविधान के जो प्रावधान है ना, अलग अलग देशों से जो लिए गए हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के जरूर देख सकते हो। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है या सबसे बड़ा? तो अपना देश भारत का है। ठीक है, और सबसे पहला किसका? तो अमेरिका का है। उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल। ठीक है, एक ही फसल जो है वो उत्तर में अलग और दक्षिण में अलग, वो कैसे संभव है? ठीक है, तो ऐसा संभव होता है दिन के वजह से। कौन कौन सा? अगर खरीफ है ना, खरीफ फसल की बात करें तो ये कब से कब तक इसकी बुआई होती है? तो जून जुलाई से लेके, ठीक है, जून जुलाई से लेके बुआई बुआई होती है। और कटाई कब होती है? तो सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो धान, है ना, मक्का, है ना, ज्वार, बाजरा है, ठीक है, तूर, मूंग, ये सब सब कुछ। फिर रबी फसल की बात करें अगर, तो रबी फसल, है ना, रबी फसल कब से कब तक होता है? तो कब से इसकी बुआई करते हैं? तो वो करते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, और कटाई कब करते हैं? तो कटाई करते हैं अप्रैल से जून के बीच। ठीक है, अप्रैल से जून। ठीक, याद रखना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं, है ना, जौ, जौ, चना, सॉरी, चना, मटर, ये सब बहुत सारे नाम है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा समय मिलता है बीच बीच में कहीं पर, वहां पे उगाते हैं जो उसको बोलते हैं जायद फसल, जैसे खीरा, है ना, जायद फसल, तरबूज। ठीक, याद रखना कौन कौन सा? तो खीरा, तरबूज, है ना, याद रखिएगा।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है, उत्तर में खरीफ और दक्षिण में रबी कौन सा फसल होगा, तो वो होगा तिल। ठीक, याद रखना। उत्तर भारत में उसको क्या बोलते हैं, तिल को खरीफ फसल बोलते हैं, और दक्षिण में एक्चुअली बताया ना कि कब हम इसकी बुआई करेंगे उसके हिसाब से हम इसका ये लगाते हैं कि कौन सा फसल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो राउफ, लोसर, लोसर जो है वो किसका है, सिक्किम का है, सिक्किम का त्योहार है। और राउफ जो है वो किसका है, तो जम्मू कश्मीर का है। राउफ अभी 10,000 युवतियों का नृत्य करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अगर आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 20-25 दिन पहले की बात है। ठीक है, मीमकूट, मीमकूट जो है वो किसका है, और सिग्मो ये किसका है ना। तो मीमकूट है अपना देश भारत, भारत मतलब अपना देश में भी होता है ऐसा, और पड़ोसी देश म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, याद रखना, इन दोनों जगहों पे होता है। ठीक, तो पूछ रहे हैं वसंत उत्सव गोवा में कब मनाया जाता है, या कौन सा मतलब किस नाम से जानते हैं, तो वो है सिग्मो। ठीक, सिग्मो। अच्छा, गोवा जो है अपने देश में कब मिला, तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961। ये भारत जो है, सॉरी गोवा जो है वो भारत का अंग बन गया, और भारतीय सेना की कार्रवाई के दौरान, ठीक है, 36 घंटे तक चला था ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय चला, उसके बाद हम इसको कब्जे में ले लिए, ऑपरेशन विजय, याद रखना, ये पूछता है कभी कभी। ठीक है, कब आजाद हुआ, तो 19 दिसंबर 1961 में, लेकिन किससे, तो पुर्तगालियों से। ठीक है, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है। अभी कुछ दिन पहले पूछा था कितने खेल होते हैं ना, कि सॉरी कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो होते हैं 7। कितने मिनट का होता है, तो 40 मिनट का होता है, 2 मिनट, 2 होता है 20-20 मिनट का, 2 पीरियड। ठीक है, 2 बार खेलते हैं 20-20 मिनट के लिए, याद रखना है ना। अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है ना, ये 2004 में इसका गठन हुआ था, और इसके जो अभी प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, तो जनार्दन, है ना, FIH, फेडरेशन ऑफ हॉकी इंटरनेशनल 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है लुसाने। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक, 2004 में इसका गठन हुआ। इसके जो हेड हैं उनका क्या नाम है, तो हेड का नाम है जनार्दन सिंह गहलोत। ठीक, याद रखना, गहलोत। ठीक, अभी थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं, खेल के मैदान के किनारों पर, अच्छा किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है, तो वो होती है 1 मीटर। ठीक है, 2 मीटर नहीं, 1.5 मीटर नहीं, 2.5 मीटर नहीं, ये कितना होता है, 1 मीटर। देखो ऐसे प्रश्न जब पूछता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है सॉल्व करना इसको, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, इतना कोई नहीं पढ़ता है ना। तो मेरा कहना यह है कि हम जब तक इसको देखेंगे नहीं ना प्रीवियस ईयर में, तब तक हम सीख नहीं सकेंगे। ठीक है, तो क्या है, कुछ चीज अभी पढ़ते जाना है, खूब सारा चीज, बाद में जब ट्रेंड में चलेगा ना प्रश्न, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं, जब एग्जाम होने लग जाएगा, तब वो जो पहले दूसरे एग्जाम होगा उसमें तो बेनिफिट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब पहले से बहुत सारा चीज पढ़े रहोगे, तो उस वक्त क्या करोगे, एक्स्ट्रा चीज पढ़ने में आसान हो जाएगा थोड़ा सा, और रिवीजन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सीखना है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज का उल्लेख किया जा रहा है, देखो ये तो सीधी सी बात है, 26 नवंबर 1949 को अपना जो संविधान है ना वो लागू हुआ ना, सीधी बात है। तो संविधान सभा है ना, संविधान को ही ये क्या लिखा है, प्रस्तावना, पहला संविधान मसौदा, परिग्रहण का साधन, बिल्कुल नहीं, ये भारत का संविधान को ही ये क्या कर रहे थे, मतलब अंतिम रूप दे रहे थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, याद रखना। ठीक है, जब पहली बार संविधान बना तो उसमें कितने भाग थे, 22, अनुच्छेद कितने, 395, अनुसूची कितनी, 8, अभी हो गया है 25 के आसपास भाग हो गया है, 448 प्लस अनुच्छेद हो गया है,
और 12 अनुसूची हो गया है। ठीक है, याद रखना यह प्रश्न पूछता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव। ये भीमराव है ना, जो देखो यहाँ पे जो भीमराव देखते हो ना, भीम, ये भीमराव इसी का इन्हीं का नाम है। उसके बाद रामजी है इनके नाम में। ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक, याद रखना, नाम में ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो सिक्किम का नहीं, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, नागालैंड नहीं, मिजोरम नहीं, ये किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो कौन है? तो वो है बिहार। ठीक, याद रखना। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य, शिक्षित नहीं कहेंगे, साक्षर कहेंगे, है ना, साक्षर कौन है? केरल। और सबसे कम बिहार। ठीक, और जनगणना आयुक्त कौन है? तो अपने देश में जनगणना आयुक्त जो है विवेक जोशी। जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो पृथ्वीराज चौहान नहीं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं अभी। उद्धव ठाकरे यही इस्तीफा दिए, उसके बाद ही बने कौन? एकनाथ संभाजी शिंदे, जो वर्तमान में भी अभी मुख्यमंत्री हैं, है ना, याद रखना। अच्छा, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं, अभी झारखंड के गवर्नर थे ना, कौन थे? चलो, गवर्नर का नाम लिखना, अभी राधा कृष्णन करके हैं कोई। ठीक है, राधा कृष्णन ही है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्म करना। कंफर्म 100% यही है, क्योंकि ये झारखंड के जो गवर्नर थे, अभी हाल में 9 गवर्नर चेंज हुए हैं, तो उसमें से उसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको। तो 9 में से जो एक गवर्नर झारखंड के थे, वही जो है अभी महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए। ठीक है, राधा कृष्णन पूरा नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। ठीक है, तो कब, किसमें? 2021 में। 2021 से लग रहा होगा कि ये 2021 में कौन सा खेल हुआ था, कोई एक वर्ष वाला हुआ होगा, है ना, लेकिन नहीं। एक्चुअली 2020 में जो कोरोना आया ना, उसकी वजह से सारे गेम डिले हो गए। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वो 2000 कब हुआ? 21 में। तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत करके पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई महिला में। ठीक है, महिला में नहीं, ये पुरुष महिला दोनों में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मीराबाई चानू 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीती, तो ये भारत की पहली हो गई कौन? तो भारोत्तोलक में जो वेट लिफ्टिंग होता है ना, उसमें ये पहला हो गया जो सिल्वर जीत गया। ठीक है, अभी वर्तमान में पैरा ओलंपिक हो रहा है ना, पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक हो रहा है पेरिस में। अभी रिलेटेड 4 हम एक कुछ मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 सिल्वर है, नहीं, 1 सिल्वर है, 1 गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज है। अभी जाके हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। पैरा ओलंपिक चल रहा है और ओलंपिक 2024 अभी खत्म हुआ है जस्ट, है ना। चरक को चरक को के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में? योग के जनक के किसको बोलते हैं? पतंजलि को जानते हैं ना, महर्षि पतंजलि। भारतीय राग ये सामवेद में मानते हैं, सामवेद में इसका विकास हुआ ऐसा मानते हैं। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जनक किसको बोलते हैं? अभी हम पढ़े थे ना, भरत मुनि, जो भरतनाट्यम, भरत मुनि जो भरतनाट्यम के मुख्य प्रतिपादक हैं। ठीक है, और नाट्य शास्त्र भी इन्होंने ही लिखा है, याद रखिएगा। आयुर्वेद का जनक मानते हैं किसको? तो महर्षि चरक को। ठीक है, चरक संहिता भी रचयिता है ये। और ये किसके दरबार में थे? तो कुषाण वंश के शासक, ठीक है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के दरबार में थे, याद रखिएगा। ठीक, कनिष्क के दरबार के समय, कनिष्क के ही शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, बौद्ध संगीति। ठीक,
बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र, इन्हीं के दरबार में रहते थे वसुमित्र भी, ठीक, याद रखिएगा। अश्वघोष थे, अश्वघोष जो इनके दरबारी कवि, अश्वघोष अश्वघोष, ठीक है, इनके दरबारी कवि किनके? तो कनिष्क के दरबारी कवि, ठीक। इनके दरबार में कौन था? तो कुषाण, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी। हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं वधावन बंदरगाह के बारे में। 76,000 करोड़ से बनाया जा रहा है ना, ठीक है। इसको विकसित कौन करेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। जिम्मेदार उसके लिए वही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इतना ही है इसमें। इससे पहले मुंबई में आयोजित हुआ था विशेष ग्लोबल फिनटेक्स फेस्टिवल 2024। क्या हुआ है? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 कहाँ पे हुआ है? तो जियो वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ भी शायद कंफर्म, एक्चुअली जियो CISF है यहाँ पे, ठीक है, एक बार देख लेना, 100% है यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 कहाँ पे हुआ है? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में, ठीक, याद रखना। इसको संबोधित कौन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी। यहाँ पे फिनटेक से रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं? डिजिटल पेमेंट के बारे में मोदी, ठीक है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या बात चल रहा है। तो बात ये है कि जितनी दुनिया में फाइनेंस से रिलेटेड डिजिटल मतलब आदान प्रदान होता है ना, वो उसका आधा जो है उसका नेतृत्व भारत कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बस सेफ्टी और सिक्योरिटी हो ताकि किसी तरह का कोई स्कैम ना हो जाए, ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या करेंगे? तो वंदे भारत 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक है। मेड इन इंडिया है, ये पता है आपको, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस 3 रूटों में, कौन कौन सा रूट? मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि प्रश्न ऐसा हो जाता है कि मल्टीपल शिफ्ट में जब पूछने लगता है ना, तो वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टफ होने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है कि ऐसा पूछ ले, बस इतना याद रखना। 3 ट्रेनों को, वंदे भारत जो ट्रेन है उसको 3 को हरी झंडी दिखाए मोदी जी वर्तमान में 2024 में, अगस्त को 31 में, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कौन कौन? तो मेरठ लखनऊ, चेन्नई नागरकोइल और मदुरई बेंगलुरु, ठीक है, याद रखिएगा। आपको लिखना है कि पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया था वो किन 2 स्टेशनों के बीच चलाया गया था, और इसका जो पूर्व नाम है वो नाम है ट्रेन 18। क्यों? क्योंकि इसको 18 महीने में तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम पहले ट्रेन 18 ही था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनई, ठीक है, और सिंगापुर जाएंगे, ठीक है। जब जाएंगे वहां पे क्या क्या होगा जरूर हम बात करेंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री को बुलाया किसने है? तो ये न्योता दिया है ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बाल्किया ने, ठीक है, वहां के सुल्तान है ये, ठीक। दूसरा और किसने? ये हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर, ठीक है। बाकी जब जाएंगे तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बात करते चलेंगे जब कुछ होगा घटना वहां पे, ठीक है। बस याद रखना, कभी कभी पेपर पढ़ना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अगर महिलाएं भारत के विकास में भागीदार नहीं होंगी तो भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, ठीक है। आज क्या कर रहे थे? दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका, ठीक है, कहां पे? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में, ठीक है। ये कॉलेज होता है ना, एक यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड क्या होता है? कॉलेज, है ना, याद होगा अगर आप, मतलब ध्यान होगा, ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। भारती कॉलेज में क्या हो रहा था? तो विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका विषय के साथ एक संवाददाता सम्मेलन चल रहा था, ठीक है। एक सत्र आयोजित किया गया था, किसके द्वारा? तो भारती कॉलेज के द्वारा, ठीक है। उसका थीम क्या था? तो थीम देख लो, ये क्या लिखा है, ठीक है, विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका। ये प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। यहां पहुंचे कौन? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, है ना। सहकारिता मंत्रालय भी किनके पास है? अमित शाह के पास। गृह मंत्री तो वही है ना। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जैविक खाद्य उत्पादक देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन के में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो, जैविक खाद्य उत्पादक मतलब वो होता है ना, जो हम अभी जो खाद्य से उत्पादन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बार बार बोल चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री लाल किले से भी बोले थे और उसके पहले भी बजट से पहले भी कुछ बार, एक बार दो बार बोल चुके हैं, मन की बात में भी बोल चुके हैं। ठीक है, कि जो खाद्य है, जो खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेती में, वो हमारे मतलब आने वाली पीढ़ियों को भी हम कमजोर बना रहे हैं ना। तो इसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं। तो उसी के रिलेटेड अमित शाह जो है वो बात कर रहे हैं क्या, तो भारत जो है वो उत्पादक में में आगे बढ़े। किसमें? तो जैविक खाद में। ठीक है, पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा जैविक खेती का आंदोलन अब महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। श्री शाह ने, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और उत्तराखंड सरकार के साथ क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। याद रखिएगा, किसका किसका? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के बीच और किसके बीच? तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बीच। ठीक है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, याद रखना। ठीक। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या है, ये आय बढ़ाएगा, ये सब चीज तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ा सा कब्जा हो जाएगा भारतीय किसानों का या भारतीय उत्पादकों का। ठीक है, उनकी राय में श्री शाह ने कहा नागरिकों का स्वास्थ्य भी जैविक खेती से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। खाद्य अगर सही रहेगा तो हमारा जो आयु है बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य जो अच्छा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि अमूल और एनसीओएल, एनसीओएल मतलब नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ठीक है, तो अमूल और एनसीओएल जैविक भूमि और उत्पादों दोनों की जांच के लिए देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करेगा। ठीक है, तो दो तीन चीज सीख गए यहां से। ये अमूल और जो एनसीओएल है वो देश भर में नेटवर्क स्थापित करेगा ताकि जैविक जो भूमि है, उत्पाद है, उन दोनों की जांच हो सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका विक्रय कर सके, है ना, मतलब एक्सपोर्ट कर सके, इसलिए। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन मतलब CSC, ठीक, के संस्थापक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में भाग लिया। ठीक है, कौन? तो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, ठीक है, याद रखना, भाग लिया। हस्ताक्षर कार्यक्रम ने भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, ठीक है, ये क्या है पता है? ये 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन? तो भारत, है ना, भारत, मालदीव, देख रहे हो आप, मॉरिशस, मॉरिशस, श्रीलंका, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा इससे पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं पहले, तब जाके समझ में आएगा। CSC सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, CSC मतलब अभी बताया आपको, क्या बताया? तो कोलंबो, कहाँ गया? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, है ना, तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के लिए हस्ताक्षर हुए हैं और इसका जो सचिवालय है वो कहाँ पे बनेगा? तो कोलंबो में ही बनेगा। ठीक है, कोलंबो, कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में, और यही सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, याद रखना। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और एक और देश बांग्लादेश। और पर्यवेक्षक के रूप में कौन शामिल होता है या हुआ है? तो वो है सेशेल्स। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न, कैसे भी पूछेगा। ठीक है, याद रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिंद महासागर में सुरक्षा और स्थिरता को की चुनौतियों से निपटने में समूह की भूमिका को बढ़ाना। ठीक है, याद रखना, जो खतरा हो रहा है ना अपना भारत, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है ना, तो यहाँ पे जो व्यापार हो रहा है पूरी दुनिया भर में, इसको सुरक्षित करने के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना का अतिक्रमण इधर बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हाल में आप सुने होंगे क्वाड देशों का सम्मेलन चल रहा था, PPI पुलिस, प्रशांत पुलिस पहल की शुरुआत की जा रही है ना। जो द्वीपीय देश है हिंद प्रशांत महासागर देशों में जो है 14 देशों को भारत जो है 50-50 मिलियन डॉलर दे रहा है ना।
तो वो इसलिए दे रहा है ताकि उनके साथ संबंध अच्छा हो और व्यापार सही ढंग से चले और हम अपना जो दबदबा है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो बना रहे। ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। ठीक है, आकाशवाणी ने महिला सामूहिक मंच के साथ मिलकर महिलाओं के लिए वायलिन, ठीक है, आकाशवाणी ने महिला सामूहिक मंच के साथ मिलकर के महिलाओं के लिए वायलिन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया है। कौन किया है? तो आकाशवाणी ने। ठीक है, याद रखना कौन सा कार्यक्रम? तो महिलाओं के लिए वायलिन नामक एक संगीत कार्यक्रम है। ठीक है, जो महिलाओं को पहचान दिलाएगा और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएगा। ठीक है, अच्छा, आकाशवाणी के जो आकाशवाणी जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है, याद रखना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये मंत्रालय किसके पास है? तो ये मंत्रालय है अश्विनी वैष्णव के पास। ठीक है, जो रेलवे मिनिस्ट्री भी है, अश्विनी वैष्णव। ठीक, याद रखना। दूसरी बात क्या है? तो आकाशवाणी के जो महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वेणुधर, एन वेणुधर। ठीक है, एन वेणुधर रेड्डी। ठीक, याद रखना। अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।